हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल इंडिया में 7 से 8 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं। उनमें से ऑन एन एवरेज 15,000 बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं और उनमें से भी एट लास्ट 3,000 बच्चे मेंस क्लियर करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि एक टॉपर बच्चा जीएस में 450 प्लस मार्क्स ला रहा है, जबकि एक एवरेज बच्चा वहीं की वहीं रह जाता है? ये ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। यदि आप भी रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो और अपना सेल्फ एवोल्यूशन करते हो तो आप भी 450 मार्क्स या उससे भी ज्यादा जीएस में ला सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको एक मॉडल आंसर सिखाऊंगा कि एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है यूपीएससी मेंस में। ये क्वेश्चन जीएस 2 की एक श्रृंखला है। लेट अस स्टार्ट अ क्वेश्चन। जैसे जब आपने कोई मेंस का क्वेश्चन लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूं आपको जीएस 2 का, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। जैसे जनरली कोई भी क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी, एक होता है कंक्लूजन। जैसे मैं बात करूं जीएस 2 की, जीएस 2 में इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना आपने। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो कोई डेफिनेशन या कोई फैक्ट, डेटा, कोई रिपोर्ट या कोई आर्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन का, तो आप आर्टिकल 324 से लेकर 329 डाल सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन है कैग का, 148 से 151 में कैग का जिक्र है। इट मीन्स दैट आप जो इंट्रोडक्शन है, चाहे तो आप कोई करंट कोई डेटा है या कोई रिपोर्ट आई है उसे भी शुरुआत कर सकते हो। आप डेफिनेशन दे सकते हो या आप कोई आर्टिकल से भी शुरुआत कर सकते हो। ये होता है इंट्रोडक्शन का। यदि आप इंट्रोडक्शन इसी तरह शुरुआत करोगे, या तो कोई करंट रिपोर्ट या कोई फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल या कोई डेफिनेशन या कोई फैक्ट या डेटा, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेस्ट होगा। और जो ऑन एन एवरेज इंट्रोडक्शन में आपके लगभग 100 में से 30 से 40 वर्ड, उसके बाद 50 से 60 के बीच में होने चाहिए आपके मेन बॉडी में, और लास्ट जो कंक्लूजन है उसमें आपके लगभग 10 से 20 वर्ड होने चाहिए। ये एक परफॉर्मा होता है ऑन एन एवरेज। अब बात करते हैं मेन बॉडी का। मेन बॉडी में आपको ने क्या क्या लिखना है? आपने देखना है, मान लो किसी क्वेश्चन में, किसी में क्रिटिकल एग्जामिन है, किसी में एनालाइज है, किसी में एलुसिडेट है, किसी में डिस्कस है, किसी में कमेंट है। तो आपने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है। आपने उस क्वेश्चन को पहले बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर मेरे से क्या डिमांड कर रहा है। उसी के अनुसार आपने नपा तुला आंसर लिखना है। न तो कोई अननेसेसरी वर्ड डालना और न ही कोई नेसेसरी वर्ड छोड़ना। आपने वो वर्ड लिखने हैं, वो फैक्ट डेटा देना है जो जरूरी है, लेकिन जो अननेसेसरी है वो आपने छोड़ देना है। मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है? मेन बॉडी में दोस्तों हमें, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का है या कोई भी कैग का है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पॉजिटिव रोल क्या है उसका, नेगेटिव रोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहाँ पर जिक्र है, कोई यहाँ पर भी आप कोई उसका रिलेवेंस क्या है, कोई रिपोर्ट आई वो भी यहाँ पर जोड़ सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंस में
मेन बॉडी का होता है। जो जीएस का आप आंसर लिखते हो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेन बॉडी का होता है। थर्ड आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन का बिल्कुल एक इन शॉर्ट संक्षेप में हमें पूरे आंसर का पता लग जाए कि एग्जामिनर ने इसमें क्या पूछा था और आपने क्या लिखा है। ये होता है एक कंक्लूजन। उसके बाद आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हो कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। याद रखना, चाहे कंक्लूजन है चाहे वे फॉरवर्ड है, आपने पॉजिटिव वे का ही यूज करना है। दोस्तों, एट लास्ट में इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में या कोई भी आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो उसमें आपने क्या क्या लिखना है। मैं GS2 की बात कर रहा था। उसमें आपने जैसे GS2 है, कोई रिपोर्ट है, मान लो पुंसी कमीशन, सरकारी कमीशन, या कोई फैक्ट है, डेटा है, करंट कोई रिपोर्ट आई, या कोई आर्टिकल है, या कोई अमेंडमेंट उससे रिलेटेड, या कोई रिपोर्ट लाइक नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या कोई भी उससे रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपने हर चीज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, जहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जरूरत है तो वहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा दो। जहां रिपोर्ट की बात है उससे रिलेटेड रिपोर्ट लिख दो। वहां जहां कोई नीति आयोग रिपोर्ट है या कोई भी जैसे लॉ कमीशन रिपोर्ट है उसको लगा दो। कोई आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, उसको लगा दो। मतलब एक फ्रेम होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल रिदम में। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और फिर आपको लिखना है कंक्लूजन, और आफ्टर दैट आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो। जैसे अब हम एक मॉडल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ईडी इन द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। ये 250 मार्क्स में एक क्वेश्चन है ईडी का, कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ईडी। मैंने आपको पहले बताया, आपने क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिस्कस है, या कमेंट है, या क्रिटिकल एग्जामिन है, या एनालाइज है, या एलुसिडेट है, आप या एक्सप्लेन है। आपने उसके हिसाब से ही अपना आंसर लिखना है। जैसे ये पूछा है ईडी का करंट में भारत में क्या रोल है। सबसे पहले हमने लिखना इंट्रोडक्शन। जैसे मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, जैसे ईडी इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी एजेंसी ऑफ इंडिया। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैंने बताया कि शुरू में जो ईडी है एक फाइनेंशियल लॉ और इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी है इंडिया की, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है उसके अंडर काम करती है। आपने इंट्रोडक्शन बता दिया कि भाई ईडी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। फिर आपने बताया इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956-57। आप चाहें तो उसको 56 भी लिखते हो, क्योंकि 56 में इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और 57 में इसका नाम रख दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो चाहे तो आप यहाँ 56 लिखते हो या 57, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी, क्योंकि ये किसी कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, किसी एक्ट के तहत नहीं बनाई गई है। और फिर आप लिखना ईडी वर्क्स इन द कंटेस्ट ऑफ फिम्मा एक्ट जो 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद है पीएमएलए एक्ट 2002। उसके बाद है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018,
आफ्टर दैट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974 कोफीपोसा एक्ट। देखो इस इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या लिखा। पहले आपने बताया कि ये एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी है, फिर आपने बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। फिर आपने बताया 1956-57 में इसका गठन हुआ। फिर आपने बताया कि स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, और फिर आपने इसके अंडर 4 एक्ट हैं, आपने चारों बता दिए। मेन तो 2 हैं, एक फेमा एक्ट और एक पीएमएल एक्ट। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो 1999 का है, और दूसरा है पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, और एक एक्ट है कोफेपोसा 1974, और एक फ्यूगिटिव फंड एक्ट 2018। ये 4 एक्ट हैं। अगर चाहे तो आप इस इंट्रोडक्शन को छोटा भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको छोटा करना है तो आप बता सकते हो कि इतने एक फाइनेंशियल एजेंसी, उसके बाद आप बता सकते हो कि इस ईयर में ये बनी। आप इसके अंदर 4 ये एक्ट हैं, बस यहीं पर रोक सकते हो इंट्रोडक्शन को। उसके बाद हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव रोल। वो था इंट्रोडक्शन, अब आ गया मेन बॉडी का खेल। मेन बॉडी में पहला कि पॉजिटिव रोल ऑफ ईडी इन करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। इंडिया के करंट सिनेरियो में इसका पॉजिटिव रोल क्या है। पहला, कर्बिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइक, कहता है कि जो ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंडिया में, उनको दूर करने की काम करता है कौन, ईडी। जैसे हमने देखा कि कुछ साल पहले इंडिया से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग बाहर विदेशों में भाग गए। तो ये ईडी का जो पॉजिटिव रोल है कि जो आर्थिक अपराध हैं उनको दूर करने का, उनको सोल्व करने का काम करती है। सेकंड है असेट सीजर एंड रिकवरी। जो ईडी है वो असेट संपत्ति को सीज कर सकती है और उसकी रिकवरी कर सकती है। ईडी इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट अप टू 31 मार्च 2025, ईडी की एक एनुअल रिपोर्ट आई और ईडी ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर प्रोविंशियल अटैचमेंट स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 1.55 लाख करोड़। ईडी ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है, हमने उसको सीज किया है। हमने इसमें क्या किया है दोस्तों, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई वो भी ऐड कर दी। तो अगर आपने किसी आंसर में वैल्यू एडिशन लेना है, देखो मान लो ऑन एन एवरेज, इमेजिन करो एक क्वेश्चन है को GS2 का 10 मार्क्स का। अब किसी बच्चे के उसमें आए 6 मार्क्स, किसी के आए 7, किसी के आए 2.5, किसी के आए 3 मार्क्स, किसी के आए 1 मार्क्स। इसमें ये क्यों डिफरेंस है। यदि आप वैल्यू एडिशन करते हो, वैल्यू एडिशन कैसे होगा, आप कोई उस रिलेटेड को करंट रिपोर्ट है उसको ऐड करो, आप सुप्रीम को उस रिलेटेड को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसको ऐड करो, कोई आर्टिकल है अमेंडमेंट है उसको ऐड करो, कोई फैक्ट है डेटा है उसको ऐड करो, कोई रिपोर्ट है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में उस रिलेटेड को सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, कुंसी कमीशन रिपोर्ट है, फर्स्ट ARC की रिपोर्ट है, सेकंड ARC की रिपोर्ट है, उसको भी ऐड करो। या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो सस्टेन डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, नीति आयोग से रिलेटेड है, या कोई इंडेक्स है जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस इंडेक्स है, या कोई हेल्थ इंडेक्स है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको ऐड करो। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मैंने पहले बताया जो नेसेसरी चीज़ है उसको छोड़ो नहीं, अननेसेसरी को इसे मत ऐड करो क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो आगे,
मैंने एग्जांपल दिया इसमें कि 31 मार्च 2025 तक इतना ईडी ने अटैच किया है। थर्ड है बूस्टिंग पब्लिक ट्रस्ट। कहता कि ईडी का जो पॉजिटिव रोल है इंडिया में, बूस्टिंग बढ़ा रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है कि देश से करप्शन कम हो रहा है, देश में जो बेनामी संपत्ति है वो अटैच की जा रही है, इसमें सरकार का, लोगों का सरकार में ट्रस्ट इंक्रीज होता है। फोर्थ है ग्लोबल पार्टनरशिप लाइक विद इंटरपोल एंड फॉरेन एजेंसीज फॉर एक्स्ट्राडिशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम्स। कहता है कि जो ईडी है, अगर मान लो कोई व्यक्ति इंडिया से फ्रॉड करके बाहर विदेश में भाग गया, तो ईडी किसी विदेशी जो इंटरनेशनल एजेंसी है उस लाइक FATF है, 1989 में बनी थी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें वो भी जोड़ सकते हो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेररिस्ट फाइनेंस या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक रिपोर्ट देती है। जैसे लास्ट इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, तो आप FATF का जिक्र कर सकते हो। आप इंटरपोल का जो मैंने लिखा है इसमें इसका जिक्र कर सकते हो कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में यहाँ पर अपराध करके, आर्थिक अपराध करके भाग गया, फ्रॉड करके भाग गया, तो ईडी किसी इंटरनेशनल एजेंसी FATF है या इंटरपोल है उसकी भी हेल्प ले सकती है। नेक्स्ट है, अब है क्रिटिसिज्म ऑफ ईडी। वो थे पॉजिटिव रोल ईडी की। अब ईडी के कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम बात करें, पहला है पॉलिटिकल बायस एंड मिसयूज लाइक अपोजिशन लीडर। बहुत से लोगों में एक धारणा बनी रहती है कि ईडी का कई बार सरकार मिसयूज करती है, कि इसका एक तरफा यूज करती है। जैसे कोई अपोजिशन पार्टी है, उसको ज्यादा सरकार बार बार बुलाती है, उसी की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है, ऐसे कुछ लोगों की धारणा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कुछ लोग सोचते हैं कि कई बार इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। नेक्स्ट है लो कन्विक्शन रेट्स अंडर PMLA, कन्विक्शन रेट इज लेस देन 1%। ये कहता कि जो दो सिद्धि की जो रेट है, कन्विक्शन रेट है, वो 1% से भी कम है। PMLA, अंडर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है 2002 का, उसमें कहते हैं जो कन्विक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। और कहता है कि 31 मार्च 2025 तक जो ट्रायल हुई 1739 लोगों को ट्रायल किया गया कोर्ट में। आप इसमें एक लेटेस्ट डेटा भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्लाइमेट। जब ईडी देश में मान लो कुछ विशेष लोगों को, या अपोजिशन लीडर, कोई पार्टी के लीडर हैं, या जो सरकार से रिलेटेड नहीं है, तो इससे क्या हो जाता, बाहर का कोई व्यक्ति, विदेश का कोई व्यक्ति भारत में FDI या FPI कम करेगा, क्योंकि उसका एक विश्वास उठ जाता है, उसकी एक धारणा बन जाती है कि भारत में ईडी का मिसयूज हो रहा है, तो उस डर से वो भारत में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। और भारत का जो प्राइवेट कोई व्यक्ति है, कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति है, या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी रिस्क लेता इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिजनेस क्लाइमेट पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन एंड क्रेडिबिलिटी। एक धारणा बन जाती है लोगों में कि जो ईडी है वो एक न्यूट्रलिटी तौर पर एक न्यूट्रल काम नहीं कर रही, वो केवल एक तरफा काम करी है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जिसकी भी सरकार है वर्तमान में, जो सत्ता पक्ष है, रूलिंग पार्टी है, उसी के इशारे पर काम करी है। तो लोगों में एक ये भी एक धारणा, एक परसेप्शन बन जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर। ये कुछ इसके क्या है, क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव है। अभी तक हमने पढ़ा कि इसका इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव रोल क्या है ईडी का। फिर हमने देखा
नेगेटिव रोल क्या है ईडी का, के बाद बात करते हैं हम। नेक्स्ट है लीगल एंड प्रोसीजरल लैप्सेस। कहते हैं भारत में ईडी ने बहुत ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली, बहुत ज्यादा लीगल एक्शन लिया, लेकिन कहते हैं कि एट लास्ट जब कोर्ट में जाते हैं तो वो काफी केस लैप्स हो जाते हैं। जैसे इससे रिलेटेड आप एक या दो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दे सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने लिखा इसमें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लाइक विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 अंडर पीएमएलए वाइड रेंजिंग पावर ऑफ सर्च। एक केस है विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2022 में रिलेटेड टू ईडी। इसमें अंडर पीएमएल एक्ट 2002, इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत ज्यादा वाइड रेंज पावर है। ईडी सर्च कर सकती है, ईडी सीज कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को, अरेस्ट कर सकती किसी व्यक्ति को, अटैच कर सकती है विदाउट एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास इतनी पावर है, वो किसी व्यक्ति को विदाउट एफआईआर उसको अपने पास बुला सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है विदाउट एफआईआर। अब एक दूसरा केस आया, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 में केस आया था। ये पहले सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया टू ड्रैकुएन बेल प्रोविजंस। जो बेल दी जाती है कोई भी अपराधी है अंडर पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट के तहत जो बेल दी जाती है, कॉलिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया निकेश केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट रिफॉर्म्ड द प्रिंसिपल दैट बेल इज द रूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल देना रूल है, जेल इज द एक्सेप्शन। किसी व्यक्ति को जेल भेजना वो एक्सेप्शन है। इवन इन फाइनेंशियल क्राइम केसेस, यहां तक कि जो फाइनेंशियल क्राइम हो उनमें भी क्या है, जो बेल है, जो बेल है, कहता कि वो एक उसका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति का बेल लेना आर्टिकल 21 में उसका राइट है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की। While the ED plays a crucial role in fighting financial crimes, it must operate within the boundaries of constitutional propriety and legal accountability। कहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इसमें कहा कि जो ईडी है उसको एक संविधान के दायरे में, उसको एक लिमिटेशंस में, जो उसकी पावर दी गई है उसके दायरे में वो मिसयूज ना करे अपनी पावर का। जो वास्तव में अपराधी है उसी को सर्च करे, उसी को अरेस्ट करे, उसी की प्रॉपर्टी को अटैच करे। तो ये एक कंक्लूजन है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही ईडी को काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी वे फॉरवर्ड, इसमें सुधार क्या हो सकते हैं। जैसे इंश्योर टाइम बाउंड ट्रायल्स अंडर पीएमएलए। कहते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसमें जो इसकी ट्रायल्स हैं वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। दूसरा है एम्पावर ईडी विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग बट आल्सो इनफोर्स चेक्स एंड बैलेंस। इसमें क्या कहता है, आगे ईडी को कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के साथ कहता कि उसके साथ साथ उसमें एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि तीनों को, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। तीनों को एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के एक्टिविटीज में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये होता है चेक एंड बैलेंस।
चेक एंड बैलेंस मतलब एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म। कहता है कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो मेरा एक मॉडल आंसर था ईडी से रिलेटेड, क्योंकि GS2 में मैंने पहले बताया कि 3 चीजों पर फोकस करना है, एक इंट्रो, एक मेन बॉडी और एक है कंक्लूजन। इंट्रो मैंने बताया पहले ही कि आपको एक 90 तुल्य शब्दों में उसकी शुरुआत करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि आप या तो कोई आर्टिकल, कोई फैक्ट, डेटा से उसकी शुरुआत कर सकते हो, कोई किसी कमीशन रिपोर्ट उसकी उसकी शुरुआत कर सकते हो। मेन बॉडी मैंने पहले बताया, उसमें आपको पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसका रिलेवेंस, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस वेस सब अपने मेन बॉडी में डालने हैं। उसके बाद कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव वे फॉरवर्ड में आपको बताना कि आप इसमें क्या सुधार कर सकते हो। दोस्तों आप इसमें फ्लो चार्ट है, जैसे उसकी भी आप शुरुआत कर सकते चाहें तो फ्लो चार्ट। जैसे आप इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मान लो पॉजिटिव रोल है ईडी का, पॉजिटिव रोल ऑफ ईडी, आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो। उसके पॉजिटिव रोल आप ऐसे इसका ऐसे भी लिख सकते हो। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम की हेल्प से आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही कोई चीज है, मान लो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोस्तों मेरे द्वारा जो आपको एक मॉडल आंसर जो दिया गया है, आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट करना। और मैं अभी GS2 और GS3 की, एक बार GS2 एक बार GS3, इन दोनों की बारे में सिखाऊंगा कि आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 2 और 3 में आजकल नहीं आ रहे, क्योंकि फर्स्ट जो पेपर है GS का, उसमें आपको पता कि रटी टाइप ज़्यादा चीज़ आती हैं। एक हिस्ट्री है उसमें, एक ज्योग्राफी है और एक थोड़ा सोसाइटी है। जबकि 2 में आपको अपने विचार लिखने हैं, 3 में भी अपने विचार लिखने हैं, 4th में भी क्या मार्क्स बच्चों के ठीक ठाक आ जाते हैं, क्यों एथिक्स है उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 और 3 पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आप मेंस आराम से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी टॉपर होते हैं, उनके ज़्यादातर टॉपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप 10 साल टॉपर उठाओ, ज़्यादा टॉपर्स के मार्क्स जीएस में बहुत अच्छे होते हैं ज़्यादातर। इसलिए यदि आप बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहते हो और 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो GS 1, 2, 3, 4 में, तो आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।